हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो है हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इस चैप्टर से भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छे सवाल का मतलब ये है कि सिर्फ 5 नंबर का ही सवाल पूछा जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो क्यों ना जो है इसको जो है हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका 5 नंबर सही से तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि अभी जो है हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन का मतलब क्या है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो अरिथमेटिक है इसको हम लोग बोल सकते हैं कैलकुलेशन, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और अगर हम बात करें प्रोग्रेशन के बारे में तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यू। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा? कंटिन्यू, यानी कोई भी चीज़ कंटिन्यू है तो वो कंटिन्यू कैसे है उसके बारे में जो है हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब यहाँ पे बात होती है कि इसके अंदर जो है सवाल कैसे होंगे और इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले होंगे, तो इन सब चीज़ों को जो है बारी से समझेंगे। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझना पड़ेगा। एग्जांपल्स के थ्रू कैसे समझना पड़ेगा? तो चलिए जो है हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनका भी नाम हम लोग यूज़ करेंगे। थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे अगर क्लास में हैं तो थोड़ा बहुत अगर हंसी मजाक नहीं होगा तो क्लास का कोई मज़ा नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए कि हम पहले सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में बच्चों का नाम यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सीरीज़ को लिया, जैसे आप लोग रीजनिंग में सीरीज़ बनाते हैं ना, उस तरह का सीरीज़ मैंने लिया। सपोज कीजिए कि मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, और ये हो सकता है कि आगे कंटिन्यू भी हो, या फिर हम इसको सपोज कीजिए कि हमने एंड यहीं पे कर दिया, ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ से देख रहे होंगे कि इसमें जो है कंटिन्यूएशन है, मतलब ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। 2 के बाद क्या आया है? तो 4 आया है। 4 के बाद क्या है? 6 है। 6 के बाद क्या है? 8 है। 8 के बाद क्या है? 10 है। 10 के बाद क्या है? 12 है। 12 के बाद क्या है? 14 है। तो इस तरीके से जो है ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वो प्रत्येक जगह कितना है? 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी प्रत्येक जगह कितना डिफरेंस है? 2 है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ टर्म्स है उन टर्म्स को भी हमें जानना जरूरी है। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये जो आपको सीरीज दिख रहा है, तो जो इसमें पहले नंबर पे होता है इसको जो है हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तक था हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो ये 2 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये फर्स्ट टर्म हो गया। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे हमने यहाँ डिफरेंस के बारे में बात किया था, ठीक है, तो इसको जो हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी सभी के लिए जो है इसमें जितने भी नंबर दिए हैं इसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे डिनोट करेंगे? डी से। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात होगी। इसके अंदर किसी सीरीज के अंदर जो है कितना नंबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे ना, तो उसको हम लोग किससे लिखेंगे? एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एन से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जैसे कोई भी अगर सीरीज है, कितना उसका जो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म के लिए भी हम लोग कोई ना कोई तो यूज़ करना पड़ेगा हमें ना। तो लास्ट टर्म जो है मान लीजिए कि कोई एन टर्म था, या फिर ऐसे है तो एल लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई nth टर्म के बारे में बात किया है तो सीरीज को अगर फर्स्ट को ए माने हैं तो इसको कितना मान लेंगे हम? एन मान लेंगे ना लास्ट टर्म को। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा होता A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, कुछ इस तरीके से होता है, तो इसको हम लोग क्या करते? आगे तक जाता, लेकिन कितना तक जाता हमें नहीं पता है। कितना तक जाता हमें नहीं पता है, तो इसको हम क्या करते? एन को लास्ट टर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे तो एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, और भी जो है कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करो कि अभी जो है सूरज नया नया जो है जॉब पकड़ा,
सूरज जो है बड़ा हुआ, अभी तो छोटा बच्चा है, 10th क्लास में है, सपोज करो जब ये बड़ा हो गया तो इसको कहीं जॉब लग गया, ठीक है, इसको जो है शुरुआती पेमेंट जो है दिया गया, मान लो कि ये कहा गया कि तुम्हें जो है हर शुरुआती जो है वो 20,000 रुपये तुमको मिलेगा। कितना मिलेगा? 20,000। और हर 6 महीने बाद जो है तुम्हारी 500 बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगा? 500 बढ़ जाएगा। तो जो दूसरा टर्म होगा वो कितना हो जाएगा इसका? 20,500। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा इसका? 21,500, सॉरी 21,000 होगा ना यहाँ पे, फिर 21,500, फिर ऐसे 22,000। तो ये क्या हो रहा है? ये भी तो कंटिन्यू में आगे बढ़ रहा है ना, कि पहले भाई इसका कितना था? 20 से 20,500 हुआ, ठीक है, 20,500 कितना हो गया? 21,000, और 21,000 से कितना हो गया? 21,500, और 21,500 से कितना हो गया? 22,000 हो गया। आई बात समझ में ना? तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसको जो है हम लोग को सॉल्व करने का तरीका ये पता चल गया कि हमें ये चीज़ देखना है। सबसे पहला चीज़ ये देखना होगा कि अगर कोई भी टर्म जो है वो एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए जो है एक ही चीज़ देखना है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे कॉमन डिफरेंस पता करेंगे? तो ये सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग एक कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, तो कितना आया? 500। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना आया इन दोनों के बीच का? 500। यहाँ भी कितना आया? ये भी कितना आया? 500, ठीक है, यानी सबका 500 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो है सबका जब कॉमन डिफरेंस 500 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म एपी में है। ये टर्म क्या है? एपी में है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे अगर हमें मान लो कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम ना आए, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? सेम ना आए, तो उस स्थिति में क्या करना होगा? तो उसमें हम लिख देंगे कि ये क्या है? नहीं है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पे ये 20,000 है, यहाँ पे कितना हो गया? 20,700 हो गया, और यहाँ पे 21,000 हो गया, और यहाँ पे जो है 21,500 हुआ, ठीक है। तो अच्छा ये इस चीज़ में देखो तो कंपेयर करो तो आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? 700। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? 300। यहाँ कितना है? 500। तो ये टर्म एपी में होगा? ये टर्म तो कभी एपी में होगा ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी, मतलब जो सीरीज यहाँ पे दिख रहा है हमें वो एपी में नहीं है। आई बात समझ में ना? तो अभी देखो लोग यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है जैसे यहाँ पे बेसिक चीज़ को हम लोग समझ रहे थे कि फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही जो है लास्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। क्योंकि ये जो आगे चल के हम लोग जो फार्मूला पढ़ने वाले हैं वो सारे फार्मूले के अंदर जो है ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करना है कि अभी जो है हम लोग यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म को जब निकालना हो तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो पता है कि ऐसे करेंगे, सेकेंड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड टर्म को कैसे करेंगे, तो इसको भी अभी हम लोग समझते हैं। तो देखो लोग यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने ये समझा कि फर्स्ट टर्म को जो है, फर्स्ट टर्म जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो सेकेंड टर्म होगा, जो सेकेंड टर्म होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस डी से। अब ये a प्लस डी कैसे आया इसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था मैंने ना, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से एग्जाम्पल था, एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो है इसमें अगर हम बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 2 था। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 था। तो यानी अगर ये ए था, ठीक है, और इसमें कॉमन डिफरेंस को यानी डी को हम जोड़ेंगे तो सेकेंड टर्म मेरा नहीं बन रहा है। देखो तो ए का वैल्यू कितना है? 2, और डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो क्या बन गया यहाँ पे? 4। यानी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकेंड टर्म को a प्लस डी से। आई बात समझ में ना? उसी तरीके से जो है अगर हम बात करते हैं थर्ड टर्म के बारे में, तो थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस 2d से। a प्लस 2d से। क्यों a प्लस 2d से होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 कॉमन डिफरेंस हो गया ना, एक इसका वाला और एक इसका वाला। यानी हम फर्स्ट टर्म में, जो मेरा ये फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को कितनी बार जोड़ना है? 2 बार। यानी तीसरी टर्म में कितना बार जोड़ेंगे? 2 बार। तो कितना हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा ना, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। वैसे ही जो है अगर हम बात करते हैं फोर्थ टर्म के बारे में, तो फोर्थ टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लो कि अगर हमको फोर्थ टर्म रिप्रेजेंट करना है तो हम फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं ना, a प्लस 3d लिखा जा सकता है ना, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा हमें? 3 बार। तो इसका मतलब हमें समझ जाना है। एक और चीज़, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनके
मतलब डायरेक्टली बता देते हैं। हमें बस इतना ध्यान देना है कि अगर सेकंड है तो सिर्फ एक डी होगा, थर्ड है तो कितना डी होगा, 2, उससे कितना कम होगा, 1 कम होगा। वैसे ही जो है फोर्थ है तो कितना होगा यहाँ पे, 3 है। अगर फिफ्थ टर्म होगा तो कितना डी होगा यहाँ पे, 4d होगा ना, a + 4d। आई बात समझ में? तो ये देखो बहुत आसान है, इससे जो है हम टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई भी जैसे अगर अभी जैसे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जांपल जो एक्सरसाइज 5.1 है, तो इसमें इसी के ऊपर सारा बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे पहले उन एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अभी जो है हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है, तो देखो इसमें एग्जाम्पल में कहता है कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें है कि 4d AP 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2, ठीक है। और इसमें कहता है कि राइट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें हमको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म को बताना है और कॉमन डिफरेंस को बताना है। देखो तो बहुत आसान है, कैसे आसान है, और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है हम लोग को, ये भी तो चीज़ सीखना है ना। तो देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म तो सबको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो a = कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3/2, क्योंकि शुरुआत में है वही मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो उसको तो आसानी से हमने लिख लिया 3/2, लेकिन हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो कि अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टर्म 2 में से टर्म 1 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, यानी a2 - a1 करना पड़ेगा। जो टर्म 2 है और टर्म 1 में से क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि टर्म 2 क्या है मेरा, यहाँ पे 1/2 है ना जी, टर्म 2 क्या है इसमें 1/2, और ये कितना है मेरा 3/2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2, तो 1 - 3 कितना हो गया यहाँ पे, -2 कट के कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया इसमें, -1। आई बात समझ में ना। तो देखो इस तरीके से जो है हमारा पहला एग्जाम्पल जो दिया था बहुत ही आसान था, इसको हमने क्या किया, इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर इसको समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा जो है वीडियो को देख सकते हो, आसानी से तुम्हें फिर से समझ आए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बस कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो चलो जो है अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग list of numbers form an AP if they form an AP, write the next two terms, write the next two terms। देखो यहाँ पे क्या है कि 4 दे रखा है, हम उसमें से एक ही को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी जो है आसानी से तुम लोग भी कर सकते हो। जैसे इसमें पहला है 4, 10, 16 और 22, ठीक ना। तो ये दे रखा है। तो अब देखो इसमें क्या है कि हमें जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखो समझ लो क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, यानी 4, इसमें 4 दे रखा है ऑप्शन, और चारों को बताना है कि उसमें कौन एपी में है नहीं है। हम एक ही को लिखे हैं यहाँ पे, बाकी 3 क्वेश्चन को जो है अपने से सॉल्व कर लेना है। तो देखो, और उसमें जब ये एपी में है, अगर पता चल गया कि एपी में है, तो क्या करना है हमें, अगला 2 टर्म लिखना है, अगला 2 टर्म को क्या करना है हमें लिखना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इसको पता करने का तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। तो जो सेम तरीका हम लोग पहले पढ़े हैं उसी तरीका को अपनाते हैं। तो सपोज करो कि इसमें ए कितना है, सपोज नहीं दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमें 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, हम लोग कॉमन डिफरेंस 2 चेक करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें पता चल जाए कि वो सही मायनों में एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको पता करते हैं तो a2 माइनस a1 करेंगे ना, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसी तरीके से एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ भी चेक करेंगे तो कितना होगा a3 माइनस a2 करेंगे ना, दूसरा अगर
मतलब इसका पहले निकाल लिए फिर इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी चेक करेंगे तो 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6। इससे पता चल गया कि ये क्या है एपी में है, तो लिख देंगे कि यस दिस गिवन टर्म इज इन द गिवन टर्म इज इन एपी। आई बात समझ में ना, ये क्या है एपी में है। अब हमको यहाँ पे एक और क्वेश्चन कहता है कि राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, हमें अगला 2 टर्म लिखना है, हमें अगला क्या करना है 2 टर्म को लिखना है। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगला 2 टर्म क्या कहता है, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग जो है ऐसे देख रहे हैं तो 1 2 3 4 यानी हमें पांचवा और छठा टर्म निकालना है, 5th और 6th टर्म निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जो है अच्छा 5th टर्म को हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, देखो लोग तो a + 4d लिखा जा सकता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो a की वैल्यू कितनी थी मेरी 4 और d की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो 4 + 24 हो जाएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा। आई बात समझ में। वैसे ही हम क्या करेंगे 6th टर्म को भी निकाल लेते हैं, 6th टर्म, तो 6th टर्म क्या लिखा जाएगा a + 5d, तो यानी a कितनी है 4 और ये 5 × 6 यानी 4 + 30 यानी कितना आ जाएगा 34, यानी जो इसका अगला जो टर्म होगा वो कितना होगा 28 और 34 होगा, 28 और 34। आई थिंक अब ये क्वेश्चन जो है आसानी से बाकी क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग जो एक्सरसाइज 5.1 के पहले जितना भी क्वेश्चन है उसके पहले मतलब एक 5.1 में जितना भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अभी ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू जो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और हम लोग जो है इसको अभी क्या करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का प्रत्येक क्वेश्चन का 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ताकि उसको आसानी से सॉल्व करने में क्या होगा मदद मिल जाएगा, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी जो है हम लोग करेंगे इसको। और तो देखो अभी जो है हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जितना भी क्वेश्चंस है और उसका जो है जितना भी क्वेश्चन है इसके अंदर 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन का जो है एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि इससे जो है आइडिया मिल जाएगा कि बाकी क्वेश्चन को जो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसका मतलब एक नीचे आपके सामने जो है इसमें 4 कंडीशन दिया हुआ है और चारों कंडीशन को जो है बताना है। मैंने एक ही कंडीशन को लिखा है यहाँ पे, उसमें जो है चारों कंडीशन में आपको ये बताना है कि इसमें जो है जो दिया गया कंडीशन है क्या वो एपी फॉर्म करता है कि नहीं करता है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले जो है अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। क्वेश्चन यहाँ पे ये कहता है कि एक टैक्सी है और उस टैक्सी का जो फेयर लग रहा है, जो किराया लग रहा है, वो प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो है ना, जो शुरू का जो पहला किलोमीटर है उसके लिए वो 15 रुपये चार्ज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी जो आगे जितना भी लग रहा है उसमें कितना उसके लिया जा उसको देना है फेयर के रूप में लेना है 8 रुपया पर किलोमीटर के लिए, कितना लेना है उसको 8 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग सोल्यूशन इसका निकालते हैं तो इसमें ये समझ में आया हमें कि इसके अंदर जो है अगर हम ए की बात करें तो ए कितना रुपया है इसका 15 रुपीज़ है, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है। जो सेकंड आ रहा है तो सेकंड में क्या आ रहा है, जो सेकंड टर्म हम निकालेंगे यहाँ पे, तो सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 15 में 8 जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में ना, तो कितना हो जाएगा 23 रुपया, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हम थर्ड टर्म निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 23 में सॉरी और ए कितना है 15 है ना, ठीक है। और इसमें हम लोग ये पढ़े थे कि डी को कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। तो यानी हम इसी डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसी को जोड़ लेते हैं, ठीक है, आसानी समझ में आएगा। क्योंकि तीसरा किलोमीटर कितना हो जाएगा, वो 23 रुपये तो पहले से है, फिर उसमें 8 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 23 8 कितना होता है जी 31 हो जाता है, ठीक है। फिर वैसे ही जब इसको हम लोग चौथे टर्म के लिए जाएंगे, मतलब चौथा किलोमीटर के लिए, तो 31 + 8 कितना हो जाएगा 39 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे सजा के देखेंगे तो मान लो कि एपी के फॉर्म में लिखते हैं 15, 23, 31, 39, ठीक है। तो इनका जो हम कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं सब में कितना आ रहा है 8 आ रहा है, कितना आ रहा है इसमें 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे D = A2 - A1
तो 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा 8। तो ये टर्म किस में है AP में है, तो लिख देंगे यस द गिवन टर्म इज इन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल। कॉमन डिफरेंस सबके लिए क्या है सेम है, इसीलिए ये क्या है कंडीशन AP के अंदर है। आई बात समझ में ना। अब देखो इसके बाद जो है एक बार देख लो लोग इसको ध्यान से, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से दोबारा वीडियो को बैक करके भी देखा जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है, ये एक्सरसाइज 5.1 का जितना भी क्वेश्चन है उसका हम एक एक जो है सॉल्व कर रहे हैं ताकि आइडिया मिल जाए कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। हमें क्या करना है, पहला 4 टर्म लिखना है कब, जब हमारे पास A दिया हुआ है और साथ में D दिया हुआ है। हमारे पास क्या है A है और D है। A का मतलब फर्स्ट टर्म दिया है और D का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। D का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। देखो ये क्लास में यहाँ पे बाकी तो बच्चे समझ जाएंगे, पता नहीं वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। क्लास में होते हुए जो है D को कह रहा है सेकेंड टर्म, ये तो गलत बात है, ठीक है। और देखो एक वहाँ पे सूरज का कि सर उसका नाम भी ले लीजिए ताकि देखे तो उसको याद रहे। तो चलो नाम ले लेते हैं सूरज को बताने के लिए। घनश्याम को देखो अभी ये क्लास में होते हुए इसको नहीं पता चल रहा है कि D को हम लोग क्या बोलेंगे। D की जो है सेकंड टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस है। यही देखो माइनर चीज़ कभी क्या होता है एग्जाम में गलती हो जाता है जिसके कारण जो है हम लोग का नंबर कट जाता है। इसी चीज़ को जो है ना हमें छोटा छोटा चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें करें कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो देखो यहाँ पे पहला टर्म तो समझ में आ गया कि पहला कितना होगा 10। पहला तो ऐसा नहीं समझ में कि 10 होगा, ठीक है। हमको यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म A, यहाँ पे लिख लेना सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है 10। अब सेकेंड टर्म लिख ली है ना जी हमको, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखना पड़ेगा A प्लस D, यानी A कितना है मेरे पास 10, डिफरेंस कितना है 10, तो कितना बन जाएगा 20। अब देखो थर्ड टर्म लिखना है हमें, तो थर्ड टर्म क्या लिखेंगे A प्लस 2D, यानी A कितनी 10 और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 यानी 30। अब देखो यहाँ फोर्थ टर्म लिखेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे A प्लस 3D, यानी 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना बन जाएगा 40। कितना बन जाएगा ये 40। अब इसको हमको लिख लेना है यहाँ पे अच्छे तरीके से 10, 20, 30 और 40, यानी 10, 20, 30 और 40। देखो उधर से सूरज कह रहा है कि सर इसको हिंदी मत बोलिए, हमको हिंदी समझ में नहीं आता है, हम इंग्लिश ही समझ में आते हैं। तो चलो सूरज देखो तुम्हारे लिए 10, 20, 30 और 40, ठीक है। ये क्या हो गया, जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हो गया। और इसको जो है देखो बहुत आसान है, एक्सरसाइज 5.1 कितना आसान है, देख लो ना कितना आसान है, ठीक है। और इसमें MCQ में एक क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब कुछ इसी प्रकार का कंडीशन दे रखा रहेगा। जैसे हम लोग इसके पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वैसा क्वेश्चन रह सकता है कि बताओ इसमें ये AP में है कि नहीं है। उसमें ऑप्शन दे देगा यस नो, फिर उसके बाद यस नो का ही ऑप्शन रहेगा, फिर कुछ और बना के दे देगा उसके अंदर कंडीशन, ठीक है। चलो ठीक है, अभी जो है हम लोग को तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। और तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो कितना आसान है, इसको तो हम लोग एग्जाम्पल में भी किए थे एग्जाम्पल में ना, एग्जाम्पल में की नहीं थी इसको अभी कि हमको जो है फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। कितना आसान है ये, बहुत ज़्यादा आसान है। तो फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है, हमको फर्स्ट टर्म नहीं दिख रहा है जी। कोई भी जो है बच्चा देखेगा तो बता देगा कि फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, पहला कौन है। इसमें जो है 1 क्लास का बच्चा ही बता देगा कि पहला कौन है। अब ऐसा क्वेश्चन तुम लोग से पूछेगा तो फिर सोचो, तो इसमें पहला एक हम क्या लिख देंगे, A क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या करना है हमें A2 में से A1 को माइनस कर देना है। 1 माइनस 3 कितना आ गया जी -2, आंसर हो गया। तो लिख लो नीचे A इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू -2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी ये जो है 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और बाकी जो है अपने से जितना इसमें क्वेश्चन बच गया है उसको अपने से सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या है कि इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है आप लोग को मैं थोड़ा ज्ञान भी बांट दूँ एग्जाम में कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और सभी जो है ना मतलब
जितने भी मतलब कमज़ोर बच्चे हों चाहे वो अच्छे बच्चे हों, बस कॉपी अगर अच्छी रहेगी, ठीक है, और लिखने का तरीका पता होगा तो बच्चे जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, तो उन सब चीज़ों को जो है हमें अभी वर्क करना है, अभी समय है, क्योंकि अभी अगर देखें तो अभी जो है अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है, और एग्ज़ाम जो है फरवरी में शुरू होगा, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग जो है अभी हमारे पास 5 महीना है। 5 महीना में बहुत कुछ किया जा सकता है। जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं शुरू की है तो अभी पढ़ाई शुरू करेंगे तो अभी भी जो है उनका कवर अप हो सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि लास्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, तो हमें लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे तो क्या होगा, लेट हो जाएगा और हम लोग जो है किसी चीज़ को सही तरीके से, वो हड़बड़ी में सब चीज़ होगा, फिर एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम देने के बाद भी आ जाओगे तो उस वक्त तक अफसोस नहीं होगा। कब अफसोस होगा, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के दिन आएगा। तो मान लो कि आएगा 70%, कितना आएगा 70%, तो उस वक्त सोचोगे थोड़ा सा पढ़ लेते ना तो शायद 90 हो सकता था या 80 हो सकता था, मन में ये आएगा। तो वैसा अफसोस रहने ही नहीं देना है, इसीलिए जो है अभी से पढ़ाई पर लग जाओ। और प्रत्येक एनसीईआरटी का भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि एनसीईआरटी जरूर नहीं कि तुम जो है, जो बच्चे मतलब एवरेज हैं या फिर कमज़ोर हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो बाकी जो बच्चे आगे किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं, एवरेज हैं, मीडियम हैं, उनके लिए जो है अगर एनसीईआरटी का भी प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, 2-3 बार बना लेते हैं, तो ही बच्चे जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और इसको जो है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। इसमें से जो दो मेरे पास क्वेश्चन है और बताना है कि इसमें कौन सा एपी में है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये एपी में है तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, और अगला 3 टर्म को निकालना था। हम लोग एग्जाम्पल में किए थे तो कितना टर्म लिखना था, 2 टर्म को लिखना था। यहाँ कितना लिखना है, 3 टर्म को लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है हम 2 क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है क्या है, वो 2, 4, 8, 16 है। सेकंड क्वेश्चन को रूट में ले लिया है मैंने, रूट में इसलिए लिया है क्योंकि रूट का क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, इसीलिए जो है उसको रूट को भी हमने लिया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, पहला तो बहुत आसान है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है इस वीडियो के अंदर ही जो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल किए थे वो सेम का सेम है, सिर्फ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये बहुत आसान है। क्यों आसान है कि देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है जी, 2। ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, 4 है ना जी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है एपी में, नहीं ना है एपी में, ठीक है। लगता है आज घनश्याम का जो है दिन अच्छा नहीं है, ये बेचारा बार बार जो है फंस जा रहा है, ठीक है। तो घनश्याम थोड़ा सा पढ़ाई करो, ठीक से कंसंट्रेट करो, ठीक है। चलो ठीक है, अभी सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, क्योंकि पहला तो एपी में था नहीं, इसीलिए जो है हमने इसको पहले ही क्या कर दिया, साइड कर दिया कि तुम साइड हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, नहीं हवा आने दो, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अभी कह रहा है कि 3, पहला टर्म कितना है 3, दूसरा टर्म कितना है 3 + √2, तीसरा क्वेश्चन कितना है 3 + 2√2, उसके बाद चौथा कितना है जी इस सीरीज में नंबर 3 + 3√2, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको जो है अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, पहला ए कितना है मेरा 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो पहले कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ना a2 - a1, तो 3 + √2 - 3। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना जी, तो कितना आ जाएगा इसका √2 डिफरेंस हो जाएगा। कितना इसका डिफरेंस हो जाएगा √2। वैसे ही जो है एक बार इसमें से इसको घटा के देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 + 2√2 - 3 + √2। अच्छा देखो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे माइनस में, तो ये भी माइनस में हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं 2√2 - √2। यहाँ देखो 1 है तो 2 में से 1 गया, 1 खत्म, तो कितना बच गया इसका √2 बच गया। यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है, एपी में है तो हमें अगला क्या करना है, 3 टर्म निकाल लेना है ना। तो अगला 3 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, यानी 5th, 6th और 7th टर्म निकालना है। कितना निकालना है जी हमको, 5th, 6th और 7th टर्म। तो देखो यहाँ पे मेरा a कितना था 3, d कितना था मेरा √2, हमको क्या निकालना है 5th टर्म। तो 5th टर्म क्या लिखते हैं, a + 4d। तो a की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है जी 4 √2 लिख सकते हैं ना।
चलो, और उसके बाद हमको 6 टर्म लिखना है, तो 6 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, यानी a कितनी है 3 और ये 5√3। उसके बाद 7th टर्म, सॉरी हाँ √2 है ना जी, हाँ ये 5√2, ठीक है। अब 7th टर्म हमको लिखनी है, तो 7th टर्म भी क्या लिखेंगे, a प्लस 6d, यानी 3 प्लस 6√2। आई बात समझ में ना, किसी को दिक्कत? ये हमारा आंसर हो गया, और इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 5.1 भी समाप्त हो गया। और हम लोग जो अगले वीडियो में 5.2 को लेके आएंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे, और साथ ही साथ जो है उसमें प्रत्येक जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है 5.2 के, और उसके पहले जो भी कंसेप्ट है, क्योंकि उसके पहले हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, तो उसको जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।